नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंबर न्यूज एंड एनालिसिस में। अभी जो मुद्दा है वो अभी शायद भारत के अखबारों में न आया हो या 1 या 2 दिन बाद आएगा। तुर्की ने भारत के एक क्रूड ऑयल के जहाज को रोक दिया है। आप सोच रहे होंगे कि उसने भारत के ही जहाज को क्यों रोका, तो ऐसा नहीं है कि उसने भारत के एक जहाज को रोका है, क्योंकि केवल एक कंट्री के आप जहाज को रोकेंगे तो बवाल कुछ ज़्यादा हो जाता है और दोनों देशों के विवाद बढ़ सकते थे और आप किसी भी देश के आते हुए क्रूड ऑयल को रोक नहीं सकते बिना किसी अथेंटिक रीजन के। बात यह है कि तुर्की ने एक भारत के ही नहीं बहुत सारे देशों का क्रूड ऑयल को रोक दिया है, क्योंकि वो सी ऑफ मरमरा से होते हुए एजियन सी में जा रहे थे, क्योंकि बास्फोस की स्टेट में उन्होंने उसे रोका हुआ है। बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले आपने 4 या 5 दिन पहले रसिया के ऊपर प्राइस टैग का बात सुना होगा। हमने बताया भी था और बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे भी आया था कि रसिया के तेल के ऊपर यूरोपियन यूनियन और G7 के कंट्रियों ने प्राइस टैग लगा दिया है। आप सोच रहे होंगे कि प्राइस टैग क्या होता है, तो प्राइस टैग के बारे में हमने पहले भी बताया था और अब भी आपको बता दे रहे हैं। प्राइस टैग ये है कि आप किसी मार्केट में जाते हैं मानिए और वहाँ से पूछते हैं कि सब्जी कैसे है, और वहाँ पे आपको पता चलता है कि वो कोई सामान 100 रुपये है। आप कहते हैं कि जी नहीं, इसको मैं 90 रुपये से ऊपर मैं तो क्या, न तुम्हें किसी को मैं लूँगा और ना किसी को देने दूँगा। मतलब कि आप उसके प्राइस को खुद से नियंत्रण कर रहे हैं, जबकि बेचने वाला उसे उस रेट पे नहीं देना चाहता। लेकिन तुरंत रूस ने इस प्राइस टैग को मानने से इनकार कर दिया था और उसने कहा था मैं ऊपर पे बेचूंगा। तो ऊपर पे बेचूंगा, तो यही तो जो है इस मुद्दे का जड़ बना हुआ है। अब ये जब जब तेल वहाँ से आ रहा था तो रूस से आ रहा था उस समय उस जितने भी डॉलर डॉलर के तेल है, बहुत बिलियन डॉलर उसमें तेल है बहुत सारे, कम से कम 20 से 25 तो बड़ी जहाज़ें वहाँ पे कैस्पियन सागर में कैस्पियन सागर हमने बोल दिया, वहाँ पे ब्लैक सी में रुकी हुई है। और उस ब्लैक सी में बिलियंस ऑफ डॉलर के क्रूड ऑयल है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्रूड ऑयल आता है तो इससे रसिया को क्या, इससे और किसी कंट्री को क्या दिक्कत हो सकती है। आने दीजिए, बात यहाँ पे ही पे तो पेच फंसा हुआ है दोस्तों। अगर वो तेल आता है और आपस में टकरा जाते हैं दो जहाज, या किसी तरह से तेल जो है वहाँ पर फैल जाता है, तो उसकी सफाई कौन करेगा। अगर ये पेट्रोल और नॉर्मल सा डीजल होता तो वो तो आराम से उड़ भी जाता या फिर आग लगाकर भी साफ कर दिया जा सकता था। लेकिन ये जो क्रूड ऑयल होता है, काला रंग का तेल जो होता है, इसे आसानी से साफ नहीं किया जा सकता। अगर एक भी जहाज का तेल पूरे सी में फैल गया तो उसे साफ करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। और यहीं पर इंश्योरेंस काम आता है, क्योंकि आपने भारत में भी देखा होगा कि जब आप गाड़ी या कोई भी चीज़ चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट आपसे 2 चीज़ें मांगता है, एक लाइसेंस, दूसरा इंश्योरेंस। आप कहेंगे कि इंश्योरेंस तो मैं मरूंगा उससे तुम्हारा क्या जाता है। अरे ऐसा नहीं है, आप किसी अन्य भारतीय देश के लोगों को भी मार सकते हैं, तो उनका जो पैसा मिलता है, आपका जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है उसी से तो कवर होता है। इसलिए इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। ऐसे में तुर्की का भी करना गलत नहीं है और तुर्की भी अपने जगह पे सही है। मगर वो जो तेल आ रहा था वो आखिर जा कहाँ रहा था, तो वो यूरोपियन कंट्रियों में ही ये तेल जा रहा था। ऐसे में यूरोपीय कंट्री के लोग, जो जो कंपनियां हैं, देखिए इंश्योरेंस करता कौन है। अगर ये आप जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस करता इन तेल के जहाज़ों का कौन है, तो इसमें मैक्सिमम कंपनियां यूरोपियन कंट्री की या G7 कंट्री का ही है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो वो पहले जग गए। आप भारत में भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम इंश्योरेंस यही यूरोपियन कंट्रियाँ या G7 के देशों की कंपनियां ही करती है, मैक्स से लेकर हर एक इंश्योरेंस।
ऐसे में जब वो तेल यूरोप में ही जा रहा था तो कंपनियां कर क्यों नहीं देती? अब कर क्यों नहीं देती इंश्योरेंस? क्योंकि प्राइस कैप मानने से रूस ने इनकार कर दिया है। ऐसे में रूस के तेल को बिक्री से रोकने के लिए क्या या फिर प्राइस टैग मानने वाले देशों को ही तेल ले जा सके, इसके लिए ये कंपनियां कर रही है। लेकिन यहाँ एक सिक्के का ये पहला पहलू होता है। अभी पहलू तो बहुत सारे हैं, आगे आगे पता चलेगा। वो जो तेल जा रहा था आखिर तुर्की उसे क्यों रोका, तो आपको बता देते हैं। ब्लैक सी के बाद वो तेल बास्फोरस स्टेट होते हुए एजियन सी में जाएगा और भूमध्य सागर से होते हुए कहीं भी जा सकता है। ऐसे में जिस प्रकार जो कंपनियों का तेल रोका गया है, ये तो यूरोपीय कंट्रियों के लिए थोड़ा सा घातक हो रहा है। कारण यहाँ क्योंकि इस तेल को रोकने के पीछे आप एक सिक्का आप जब जान रहे हैं कि शायद ये यूरोप के देश कर रहे हैं और इसे रूस को झुकना पड़ेगा, जरा समझ जाइए। इसके पीछे रूस का भी हाथ हो सकता है। आप का सोच रहे होंगे कि रूस का हाथ, अरे रूस अपने ही तेल को क्यों रोकेगा? अरे बताते हैं भैया, रूस अपने ही तेल को रोकेगा, इसका कारण एक दूसरा है। कारण ये है दोस्तों कि रूस अपने तेल को रोकने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये रूस का तेल है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक जो भी बातें हुई कि रूस का तेल रोका गया, रूस के प्राइस टैग, आखिर ये कैसे हो सकता है कि ये रूस के ही देश से आता हुआ तेल रूस का तेल नहीं है? कारण है कि ये तेल जो है कजाकिस्तान का है। अब ये आप सोच रहे होंगे कजाकिस्तान कौन सी कंट्री आ गई? अरे सेंट्रल एशिया की एक देश है कजाकिस्तान, जो ऑयल का प्रोडक्शन करती है। ऑयल का प्रोडक्शन करने वाली ये कजाकिस्तान रूस को लगभग 17% रूस कह रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को 17% ऑयल एक्सपोर्ट करता है। अब 17% तेल को एक्सपोर्ट करता है तो वही तेल रूस होते हुए ही वहाँ पे यूरोप में जाता है। आप सोच रहे होंगे कि कजाकिस्तान डायरेक्ट क्यों तेल नहीं भेजता? क्योंकि रूट ही ऐसा है। कारण है कि कजाकिस्तान के पास अपना कोई समुद्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कजाकिस्तान के पास अपना समुद्र नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आप मैप में देख रहे होंगे कजाकिस्तान के पास कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर समुद्र नहीं है। अब आप कहेंगे क्या, दिन को रात कहेंगे, रात को दिन? कैस्पियन सागर समुद्र नहीं है? जी नहीं। समुद्र की परिभाषा ये कहती है कि समुद्र का जल किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी समुद्र से जुड़ा रहता है, और कैस्पियन सागर का पानी किसी भी समुद्र से जुड़ा नहीं है। अतः यह समुद्र नहीं, एक झील है। अब कजाकिस्तान को अपना तेल भेजना है तो अभी जो रूट बना हुआ है, देखिए दूसरा रूट से बना भेज सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी रूट बना नहीं है, उस पर खर्चा करने के लिए पूरा 2023 बीत जाएगा। और अभी इसी एक साल के अंदर जो तो ऑयल भेजना है उसे रूस होते हुए ही वो भेज सकता है। ऐसे में वो जो तेल है वो तो है कजाकिस्तान का, अब जा रहा है रूस होते हुए, और तुर्की अभी रूस के ही पाले में खेल रहा है। अतः वो ये कह रहा है कि नाटो कंट्रियों ने ही तो उस पर प्राइस टैग लगाया है, मैं कैसे मान लूँ कि ये तेल कजाकिस्तान का है? और जब ये रूस से होकर आ रहा है तो मुझे $60 प्रति बैरल के नीचे वाला हमको वो दिखाइए, इंश्योरेंस दिखाइए। क्योंकि वहाँ की कंपनियां ऐसा नहीं है कि उसका इंश्योरेंस नहीं कर रही है, करेगी, हम कर देंगे ऊपर का भी। और अब दिक्कत ये है कि अगर तुर्की का कहना है कि अगर मैंने अलाउ कर दिया कोई भी और जा रहा है, पता चला कि बाद में रूस का तेल निकला और कंपनियां भाग गई, तो आप हमको लिखित प्रमाण दीजिए। ऐसे में रूस के प्राइस, अगर वो लिखित प्रमाण कुछ देता है तो रूस के ऊपर प्राइस टैग का कोई मतलब ही नहीं होगा। कजाकिस्तान का तेल कह के सारा तेल अपना निकालता रहेगा। ऐसे में अब नाटो के कंट्री या फिर जो भी ईयू के कंट्री है खुद अपने जाल में फंस गए हैं, क्योंकि अगर वो कजाकिस्तान के तेल के लिए ऐसा करते हैं तो रूस पे कोई प्राइस टैग का असर नहीं पड़ेगा, और वह ये करते हैं तो तुर्की उनका तेल को रोक कर बैठ गया है। अब
यहीं पर मुद्दा फंसा हुआ है। अब एक तरफ जहाँ लग रहा है कि क्या यूरोपियन कंट्रियाँ इसे रोक रही है, तो दूसरे तरफ लग रहा है जी नहीं, रूस ही इसे रोक रहा है, क्योंकि कजाकिस्तान का तेल अगर रुकेगा तो पूरे यूरोपियन यूनियन में प्रॉब्लम आएगा। अब ब्लैक सी का जाम कब तक हटता है कब तक नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कजाकिस्तान का तेल रूस में है और रूस से जा रहा है तो तुर्की रोक दे रहा है, और अगर प्राइस टैग हटाता है यूरोपीय कंट्री तो उसके लिए तो अभी शर्म की बात होगी। ऐसे में रूस की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कहे या फिर बहुत बड़ी सामरिक जीत तो हो ही गई है। मुद्दा नंबर दो ये है कि भारत के चीफ जस्टिस नंबर दो है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई को फटकार लगाई है। किस बात पे फटकार लगाई है, ये बात जानने वाली बात है। कारण ये है कि ये जो फटकार लगाई गई है वो नोटबंदी पर लगाई गई है। जी हाँ, वही नोटबंदी जो आज से 5 साल पहले हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि उस नोटबंदी पर अब जो फटकार लगाई जा रही है या नोटबंदी का अब क्या उसका केस जो चल रहा है उसका क्या मायने क्या रखता है और उसे क्या किया जा सकता है। बात हम बताते हैं। नोटबंदी जब हुई थी तब उस समय लगभग 60 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी उस नोटबंदी के खिलाफ, लेकिन उस समय के चीफ जस्टिस ने नोटबंदी का स्वागत किया था और उसकी प्रशंसा की थी। ऐसे में किसी भी बेंच का गठन नहीं हो पाया, क्योंकि किसी भी केस पे बेंच का गठन चीफ जस्टिस ही करते हैं। अतः उनके द्वारा अगर बेंच का गठन ही नहीं हुआ तो इस मुद्दे पे सुनवाई नहीं हुई। लेकिन याचिकाएं तो पेंडिंग में थी और धीरे धीरे आने के बाद उस पे गठन तो हो गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये इस जो याचिकाएं लगी हुई जनहित याचिकाएं उसमें पक्षधर कौन है। तो एक जो याचिका है, जो सबसे बड़ी याचिका है, उसके पक्षधर पी चिदम्बरम है। पी चिदम्बरम, आप सोच रहे हो क्या वो एडवोकेट भी है? जी हाँ, वो एक एडवोकेट भी है। लेकिन पी चिदम्बरम केवल एक एडवोकेट नहीं, वो बहुत कुछ रह चुके हैं। आप अगर पी चिदम्बरम के बारे में जानना चाहते हैं तो पी चिदम्बरम भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, और इतना ही नहीं, वो आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। ऐसे में आरबीआई के पक्ष को भी वो जानते हैं और आरबीआई के कानूनों को भी वो जानते हैं और भारत सरकार के कानूनों को भी जानते हैं। पी चिदम्बरम ने जो भी लगाया है याचिका, उसमें ये कहा है कि कभी भी नोट का प्रचलन बंद करने के लिए या नोट को बंद करने का सुझाव आरबीआई देता है, जिसका पालन केंद्र सरकार करती है। पर यहाँ पे उल्टा हुआ है, यहाँ पर केंद्र सरकार के आदेशों को आरबीआई ने माना है। अतः यह जो भी हुआ है गलत हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा ही हुआ था या फिर कुछ अलग हुआ था। तो जो बहस हुआ आपको कोर्ट रूम में ले चलते हैं। आरबीआई ने कहा जी नहीं, हमारे बीच प्रॉपर 6 महीने तक बात हुई थी और उसके बाद ही हमारे सुझाव पर ही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कागज दिखाओ। तो आरबीआई के वकील ने कहा जी ऐसा बात है तो एक दिन में बात नहीं हुई थी, वो बात टुकड़ों टुकड़ों में हुई थी और उसे गोपनीय रखा गया था। क्योंकि ये बात गोपनीयता की थी, क्योंकि हम नोटबंदी को पहले नहीं बताना चाहते थे, ताकि पूरे देश के लोग जो भी काला धन है या फिर जाली नोट वाले हैं वो सतर्क होना हो जाए और अपना सारा काला धन इधर उधर सेटल न कर दें। तो पी चिदम्बरम ने कहा कोई बात नहीं, आप हमें मत दिखाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक लिफाफा में ही दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 तारीख तक आप हमको वो कागज दिखा दीजिए। अब तो ये भी एक पक्ष की बात चल रही है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या उस समय के चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम वित्तीय मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वित्तीय मामलों में अपना कोई भी निर्णय ऐसे जब थोपेंगे तो हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट फुल मूड में है, फुल एक्शन लेने में है। अब ये तो एक पक्ष की बात हुई। दूसरा पक्ष जो
केंद्र सरकार का पक्ष है। केंद्र सरकार का पक्ष यहाँ के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने अपना पक्ष इस तरह रखा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि कोई भी योजना या फिर कोई भी नियम आता है वो पूर्णतः फेल हो जाता है, क्योंकि जब पंचवर्षीय योजना आई थी तो कई ऐसी पंचवर्षीय योजना हैं जो अपना मकसद पूरा नहीं कर सकी थी। ऐसे में हम पंचवर्षीय योजना को फ्लॉप नहीं मान सकते। पंचवर्षीय योजना भी सही साबित हुई थी और वो पंचवर्षीय योजना को हम फ्लॉप तो नहीं कह सकते। हाँ, उसके कुछ कार्य असफल भी हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नोटबंदी पूरी तरह से असफल रही। नोटबंदी कुछ हद तक सफल भी रही। हमारा नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य था जाली नोट को प्रचलन से ख़त्म करना, जो सक्सेस हुआ। काला धन को लगभग समाप्त करना, जो कुछ हद तक सक्सेस हुआ। हमें नोटबंदी का एक और कारण था कि हम डिजिटल करेंसी लाना चाहते थे, वो सक्सेस हुआ। हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा कराना चाहते थे, वो सक्सेस हुआ। मतलब कि नोटबंदी से जो हमारा उद्देश्य था कुछ हद तक पूरा भी हुआ। लेकिन बात ये है कि पी चिदम्बरम ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार पूरी तरह सही है तो अपना पक्ष रखे और आरबीआई भी अपना कागज दिखाए, क्योंकि पी चिदम्बरम का कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी जो हो गया उसे तो नहीं बदल सकती। अब तो ऐसा तो है नहीं कि पुराने नोट पुनः वापस आ जाएंगे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आरबीआई या फिर केंद्र सरकार किस अधिकार के तहत, क्योंकि यहाँ बात अधिकार और कानून की है। भारत एक लोकशाही देश है, लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में भारत में कोई भी नियम के तहत ही कार्य होता है। तो अब किस अधिकार के तहत ये नोट बदलन हुआ, ये नोट ख़त्म हुआ? तो आरबीआई के एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर आरबीआई से कुछ, जैसे मशीन ही है, कुछ नोट गलत छप गए या गलत प्रिंट हो गए, तो आरबीआई का ये नियम है कि ये आरबीआई कुछ गलती से कुछ गलत नोट छप जाती है तो उस सीरियल नंबर के नोट को केंद्र सरकार को कह सकती है इसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि सरकार तो हर जगह से जुड़ी हुई है और वो कैंसिल करेगी तो जल्दी से जल्द ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि अचानक मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाते हैं उस नंबर के नोट को आरबीआई कैंसिल करवा देगी, ऐसा नहीं है दोस्त। कुछ गलती हुई हो तो। लेकिन पी चिदम्बरम जी का कहना था कि इस अधिकार का आपने दुरुपयोग किया है, क्योंकि इस अधिकार के तहत कुछ सीरियल नंबर के नोटों को चलन से बाहर निकाला जाता है, न कि पूरे नोट को ही ख़त्म कर दिया। आपने तो 500 के नोट पुनः वापस है, 1000 के नोट तो आए ही नहीं मार्केट में। आपने गलत उपयोग किया है। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा जो है ब्यौरा व्याख्या मांगा है केंद्र सरकार से। अब केंद्र सरकार 10 तारीख को अपना व्याख्या देगी और उस पर जो भी अपडेट आएगा आपको बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पी चिदम्बरम साहब का कहना था कि अब इसे तो बदला तो नहीं जा सकता, पर सुप्रीम कोर्ट इतना तो कर दे ताकि आगे से कोई भी सरकार कोई भी नियम इस प्रकार जनता पे न थोपे। और हमारा जो देश लोकतांत्रिक कंट्री है और लोकतंत्र से ही चलता रहे, अतः वो इतना ही चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि जो भी है सरकार ने किया है वो गलत किया है और ऐसा वार्निंग दे कि ऐसे आगे से करने से सरकारें बचें। अब आगे जो भी होता है देखना होगा कि क्या होता है, क्या पी चिदम्बरम जी की याचिका सक्सेस होती है और सरकार पे सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणी करता है या नहीं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंबर न्यूज एंड एनालिसिस में। मुद्दा ये है कि क्या सऊदी अरब पूरी तरह से अब चीन का गोद में खेलने लगा है या फिर वो चीन का, क्योंकि गोद में खेलना तो यहाँ नहीं कर सकते। सऊदी अरब एक पावर है, महाशक्ति है, एक ताकत है और एक इकॉनमी है। अतः ये तो नहीं कह सकते हम कि वो उसके गोद में खेल रहा है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि सऊदी अरब जो है पूरी तरह चीन का दोस्त बनता जा रहा है और क्या वो पूरी तरह से अमेरिका विरोधी होता जा रहा है। क्योंकि मुद्दा यहाँ पर यह है दोस्तों कि अभी जो कुछ दिन पहले जब बाइडेन गए थे और वहाँ के प्रिंस सलमान से कुछ बातें की थी कि तेल जो है उत्पादन न गिराया जाए,
उसके बाद भी सलमान वहाँ से माने नहीं थे और उत्पादन को गिरा दिया था। अब वहीं जब चीन गया है तो उसका जो स्वागत हुआ है पूरी वैसा स्वागत हुआ है जैसे हम पर 26 जनवरी या 15 अगस्त को जिस प्रकार का परेड करते हैं उस प्रकार से शी जिनपिंग का स्वागत किया गया है और हाथ में मिलाया गया है। जहाज़ें उड़ रही थी, विमान उड़ रहा था और वहीं जब अमेरिका के बाइडेन गए थे तो वहाँ पे उनका अपमान तरफ से केवल मुट्ठी से मुट्ठी मिलाया गया था। कारण ये है कि बाइडेन का वो दुश्मन इसलिए बन गए क्योंकि जब बाइडेन सत्ता में नहीं थे, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में थे, तो बाइडेन जब सत्ता में आने वाले थे तो उन्होंने कहा था वहाँ के प्रिंस को एक पत्रकार की हत्या के साजिश में सजा दिलवाएंगे और वहीं उनके गले का फांस बनता जा रहा है। जहाँ तक अमेरिका का एक पुराना एक नीति रहा है कि किसी को किसी चीज़ में फंसाए और उससे फिर पैसा निकालें, जैसे पहले ही सऊदी अरबिया को धमकी देना, ओपेक लाएंगे, ये करेंगे, उसका कोई भी फ़ायदा अमेरिका को नहीं मिला। वहीं चीन जो है उसकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता जा रहा है। ऐसे में चीन की शक्ति बढ़ रही है जो भारत के लिए भी तो सही तो नहीं है, लेकिन सऊदी अरबिया ब्रिक्स में भी शामिल होना चाहता है जो अमेरिका विरोधी संगठन बनाया जा सके, जहाँ पे चीन अमेरिका विरोधी, रूस अमेरिका विरोधी और भारत भी कुछ अमेरिका का साथी नहीं है। ऐसे में चीन अब यही चाहता है कि किसी न किसी तरह अमेरिका को ख़त्म किया जाए। और जिस समय बाइडेन ये गेम खेल रहे थे, चाइना एक स्मार्ट प्ले कर रहा था। चाइना ने कहा था कि हमें कोई मुद्दा मानना नहीं, वो उनका आपसी मामला है, अंदरूनी मामला है और किसी भी देश को उस पर गलती नहीं करना चाहिए। ऐसे में जो चीन है उसका अच्छा मित्र बन गया। इस समय जो चीन और सऊदी अरबिया का जो भी अपना व्यापार है लगभग बराबरी पे है, लेकिन अब बदल जाएगा। वहीं सऊदी अरबिया एक ऐसा जगह बनाना चाहता है, ऐसा शहर बसाना चाहता है जिसमें जो लंबा हो, भले 200 मीटर चौड़ा हो, लेकिन बहुत लंबा शहर बनना चाहिए जिसमें $1 ट्रिलियन की इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। और वहाँ पे $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट में चाइना ने $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का वादा कर दिया। और वहाँ पे एक देखे होंगे हुआई भी आई थी। वो हुआई क्या है, हुआई को जब सबसे पहले हुआई ने ही 5G लाया और अमेरिका से लेकर सारी कंट्री, सारे जो देश थे उसको चकमा दे दिया 5G लाकर। और उस 5G को लाने के बाद अमेरिका ने को लगा कि वो पीछे हो गए, तो उन्होंने तुरंत दिमाग खेला और फैला दिया कि वाई आपके डाटा को लीक करती है और चारों तरफ से बैन कराना चाहिए। उसके पीछे लघु देश जितने यूरोपियन यूनियन के कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, सब हम वाई को बाहर निकालेंगे। उस समय बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने तो इतना तक कह दिया था दोस्तों कि हम जहाँ पर हुआई का बैनर लगा बैनर तक को समाप्त कर देंगे, बैनर तक को हटा देंगे। ऐसी स्थिति में वो जगह जहाँ पे आप ऐसे ही नहीं, हम कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, ऐसे ही सुपर पावर थोड़ी कहते हैं। अमेरिका का 80 देशों में सैन्य अड्डे हैं और वो एक ऐसा देश है जहाँ सऊदी अरबिया जहाँ पर है वहाँ पर भी अमेरिका का सैन्य अड्डा है। उस जगह पे अगर सऊदी अरबिया में अगर जाकर बस जाता है चीन और वहाँ पे हुआई ऑपरेट करता है तो उसके डाटा को आराम से लीक कर देगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए तो बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के लिए तो ये सोचने वाली बात तो है, लेकिन भारत के लिए क्या देखें। भारत के लिए ऐसे घबराइए मत दोस्तों, भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। मतलब इन रसिया, चीन और अमेरिका की लड़ाई में सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत को भी होने वाला है। ऐसे में भारत के लिए भी अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका जो दुनिया का अपने आप को दिखाता है वो सुपर पावर है, ये वो लगभग सुपर पावर समाप्त हो रहा है। क्योंकि बाइडेन का जिस प्रकार स्वागत किया गया है वो बहुत बड़ी बात है और ये हमको अच्छा लग रहा है। क्योंकि बाइडेन कहती हैं, हम शी जिनपिंग का जिस प्रकार स्वागत किया गया है सऊदी अरबिया में, ये अमेरिका के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब कि समझ सकते हैं कि वो अमेरिका जो कभी सऊदी अरबिया का बहुत बड़ा पार्टनर हुआ करता था, वो अमेरिका अब उस अमेरिका का जगह चीन ले रहा है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब आगे क्या होता है इसमें देखना होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंबर 1 न्यूज एंड एनालिसिस में। अभी जो खबर है उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो अब शायद थोड़ा बहुत तो सोचेंगे, मगर
ये खबर अभी कुछ दिन बाद ही शायद भारत के अखबारों में आई, क्योंकि तुर्की ने भारत के एक तेल के जहाज़ को रोक दिया है। शायद जब ये खबर भारत में चारों तरफ फैले और अखबारों में आए तो विपक्ष या सभी लोग कुछ बवाल भी करें, लेकिन केवल तुर्की ने भारत के ही नहीं जबकि बहुत सारी ऐसे जहाज़ों को रोका है जो तेल से लेकर वापस आ रही थी। कहाँ से? तो रसिया से। रोका कहाँ है? ब्लैक सी में। आप कहेंगे ब्लैक सी तो रसिया का है, ऐसे में तुर्की ने वहाँ कैसे रोक दिया? बताते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। ब्लैक सी से तेल होता हुआ आता कहाँ है? तो तुर्की के से होते हुए ही अलग आता है, क्योंकि ब्लैक सी से होता ब्लैक सी का जो तेल है सियाह मरमरा होते हुए वापस आता है और वहाँ से यूरोप या भारत के किसी भारत में आता है। ऐसे में तुर्की ने तेल को आने से इसलिए रोक दिया है क्योंकि उन कंपनियों के पास, जो कंपनियां इस तेल को लेकर आ रही है, उनके पास शायद इंश्योरेंस नहीं है। आप कहेंगे कि इंश्योरेंस क्या होगा और इंश्योरेंस क्यों चाहिए? बात बताते हैं दोस्तों। क्योंकि इंश्योरेंस इसलिए चाहिए ताकि उस कंपनी से जो तेल आ रहा है अगर रास्ते में गिर गया या फिर आपस में जहाज़ें टकरा गई और तेल चारों तरफ समुद्र में फैल गया तो उसे सफाई कराने का जिम्मा कौन लेगा? बात तो यहाँ पे है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे कोई साधारण तेल नहीं, उसमें क्रूड ऑयल है और बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल है। अगर उसमें से एक टैंकर भी फट जाता है तो पूरा वहाँ का वातावरण, वहाँ का उत्पादन पे असर तो डालेगा ही, लेकिन पूरे समुद्र पे चारों तरफ फैल जाएगा, जिसे साफ़ करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है? तो आप कहेंगे कि वो तो तेल जो है यूरोप ही जा रहा है, तो यूरोपियन कंपनियां उसका इंश्योरेंस कर क्यों नहीं दे रही है? वो कारण है कि वो तेल रसिया से आ रहा है और रसिया पे प्राइस टैग लगा हुआ है $60 प्रति बैरल के दर से तेल बेचने का, और रसिया ने तो साफ मना कर दिया है कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। ऐसे में यूरोपीय कंपनियाँ उसका जो इंश्योरेंस है वो करे क्यों? लेकिन ये बात तो यहीं पर नहीं टिकती है दोस्तों, यहाँ पे भारत के भी कुछ तेल रुका हुआ है। ऐसे में क्या होता है आगे देखने की तो बात होगी। लेकिन आप ये कहेंगे, सोच रहे होंगे कि ये जो तेल वापस आ रहा था उसका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एंड एनालिसिस में, नंबर 1 न्यूज़ एंड एनालिसिस में। मुद्दा जो ये आज का मुद्दा है वो आप अभी शायद अखबार की सुर्खियों में न आया हो, लेकिन जब से ही अखबार के सुर्खियों में आएगा आप सोचेंगे और शायद इस पे कुछ बवाल भी हो, क्योंकि तुर्की कहे या तुर्की है, अब तुर्की ने भारत की एक क्रूड ऑयल के जहाज़ को सियाफ मरमरा के पास रोक दिया है। उसने कारण ये बताया है कि इसके पास अपना इंश्योरेंस नहीं है। भारत के ही नहीं, बहुत सारे कंट्री के जहाज़ों को रोका गया है। इसकी वजह से आपने अभी तक रोड पर जाम तो सुना होगा, लेकिन समुद्र में जाम लग गया है और चारों तरफ से वहाँ पे जाम के वजह से ब्लैक सी में 20 से 25 जहाज़ें बिलियंस ऑफ बैरल डॉलर लेकर तेल लेकर बैठ गई हैं, क्योंकि आने वाली तेल को तुर्की आने ही नहीं दे रहा है। आप सोच रहे होंगे तेल तो रसिया से आ रहा है, इसमें तुर्की का क्या हाथ हो सकता है? बताते हैं दोस्तों। क्योंकि ब्लैक सी के बाद जब तेल अगर आपको ले जाना है तो सियाफ मरमरा होते हुए ही आ सकता है और भूमध्य सागर में आ सकता है, और बिना भूमध्य सागर के आए हुए तेल कहीं भी किसी भी देश में नहीं जा सकता। वैसे तो ये एक कंटेनर भारत का है, बाकी सारे कंटेनर यूरोप जा रहे हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि तुर्की ने ऐसे क्यों किया? क्योंकि तुर्की तो खुद यूरोप का साथी है और यूरोपियन कंट्री है। आप सोच रहे होंगे कि
नाटो का एक सदस्य देश ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपको हम बताते हैं। नाटो ने ही रसिया पर प्राइस टैग लगाया हुआ है। आप कहेंगे कि ये प्राइस टैग क्या है। मैंने 4-5 दिन पहले ही आपको बताया था कि नाटो के देशों ने और G7 के देशों ने रसिया के क्रूड ऑयल पर प्राइस कैप लगा दिया है। वही, हाँ दोस्तों, प्राइस कैप आप जानना चाहेंगे क्या होता है, तो मैंने पहले भी बताया था। चलिए एक बार और बता देते हैं। प्राइस कैप ये होता है कि आप किसी मार्केट में गए और कोई सब्जी ही बेच रहा है, लेकिन आपने पूछा कि आलू कैसे दे रहे हैं, तो उसने कहा 100 रुपये पसेरी। लेकिन आपने कहा कि नहीं, सब कैसे भी बेचिए, लेकिन आपको 90 से ऊपर नहीं देना है। मतलब यही प्राइस कैप है कि आपने खुद प्राइस को कंट्रोल कर लिया। ऐसा तो वही कुछ कंट्रियाँ करती है जो अपने देशों में करती रहती है, मगर यहाँ पे कुछ मामला अलग है, ताकि यूक्रेन और रसिया का युद्ध जो चल रहा है उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव चारों ओर फैल रहा है, और ये जाम भी उसी का कारण हो सकता है। अब आने वाली जो भी जहाज़ें हैं उसे तो रोक दिया गया है, लेकिन आगे क्या होता है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सभी जो तेल है सब यूरोप में जा रहे थे। तो आप कह रहे होंगे कि आखिर रसिया तुर्की ने किस आधार पर रोका है। आइए अब बताते हैं। क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस नहीं है। तुर्की कह रहा है कि आप हमें इंश्योरेंस दिखाइए और ले जाइए। आप कहेंगे कि इंश्योरेंस, कैसा इंश्योरेंस, बताते हैं दोस्तों। इंश्योरेंस वैसा इंश्योरेंस कि अगर तेल रास्ते में गिर जाता है तो उस जगह की सफाई कौन करेगा। आप कहेंगे। हेलो दोस्तों, आप स्वागत है आपका नंबर न्यूज एंड एनालिसिस में। मुद्दा ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और केंद्र से जो रिपोर्ट मांगा है, क्या उस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार फंसती नज़र आ रही है, क्योंकि नोटबंदी पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बार दखल दे दिया है। जैसे ही पिछले कुछ साल पहले, लगभग 5 साल पहले नोटबंदी हुई थी, उस समय 59 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ पड़ी हुई थी। लेकिन उस समय के चीफ जस्टिस ने नोटबंदी का स्वागत किया था, और उन्होंने कहा था कि यह केंद्र सरकार का काम सराहनीय कार्य है। किसी भी मुद्दे पे जो बेंच का गठन होता है सीजीआई के द्वारा होता है। अतः जब उस समय सीजीआई ने ही इसका तारीफ कर दिया था, तो उस समय इस पे कोई भी बेंच नहीं बनाई गई। लेकिन वर्तमान के चीफ जस्टिस ने आखिर बेंच बना दिया और इस पे बहस चलने लगा। इधर से जो पक्षकार हैं वो पी चिदम्बरम हैं। पहले आप पी चिदम्बरम के बारे में जान लीजिए। पी चिदम्बरम हमारे पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, और इतना ही नहीं, वे आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। अतः वो आरबीआई का भी पक्ष जानते हैं और देश के वित्त सरकार के भी पक्ष को जानते हैं कि किसका क्या हद है। अतः उन्होंने अगर याचिका डाली है तो उस याचिका में ताकत तो होगी ही। उन्होंने ये याचिका लगाई है कि कोई भी नोटबंदी जो होती है या फिर नोट का प्रचलन से हटाया जाता है, तो उसे आरबीआई के रिकमेंडेशन पे केंद्र सरकार हटा सकता है। ये आरबीआई के एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है। केंद्र सरकार ने अपना फैसला आरबीआई को थोपा है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से पूछा कि क्या आपके ने पहले रिकमेंडेशन दी थी, क्या आप में पहले बातचीत हुई थी। तो आरबीआई ने कहा जी हाँ हुई थी। तो केंद्र सरकार ने आरबीआई तो चीफ जस्टिस ने तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें वो डॉक्यूमेंट दे दीजिए। तो आरबीआई का पक्ष रखते हुए आरबीआई के वकील ने कहा कि हमारी बातें तो हुई थी, लेकिन एकाएक बातें नहीं हुई थी, क्योंकि हमें इसे गोपनीय बनाना था, अतः हम टुकड़ों में बात किए थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज एंड एनालिसिस में। मुद्दा भारत के चुनाव से है, जहां एमसीडी के चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी विजयी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में एक बार कांग्रेस की सरकार आई है। उतना ही नहीं, गुजरात में पंपर मेजोरिटी के साथ एक बार भाजपा की पुनः वापसी हुई है, और वाम दलों का जो रिकॉर्ड है उसकी बराबरी कर ली गई है। अब ये देखना होगा कि क्या इस वाम दलों के रिकॉर्ड को अगले बार ये बीजेपी तोड़ने में कामयाब होती है
या फिर क्या होता है। लेकिन कांग्रेस के इस प्रकार गिरते पतन और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय दल बन जाना बहुत कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस कमज़ोर हो रही है दोस्तों, ये देश के लिए तो सही नहीं है। इतना ही नहीं, ये आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बात जो है, ये कांग्रेस के लिए सही नहीं है। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी बहुत दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने भी उस समय भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, क्या कर रहे थे पता नहीं। मेनली बात ये होता है दोस्तों कि आपको किसी भी चुनाव को जीतने के लिए संगठन की ज़रूरत पड़ती है, और वो आम आदमी पार्टी बनाने में कामयाब हो रही है। उसने गुजरात में भी प्रदर्शन खराब नहीं किया है दोस्तों। 14 से 15% वोट परसेंट गेन करना बहुत बड़ी बात है। 10 साल की पार्टी जो दिल्ली में पूरी तरह से अजेय लग रही है। इस प्रकार आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अजेय हैं, नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता। वहीं नरेंद्र मोदी दिल्ली में केजरीवाल को नहीं हरा पाते हैं। दिल्ली में केजरीवाल अजेय होते जा रहे हैं, होते क्या जा रहे हैं, हो गए हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने बम्पर किया, देखिए जहाँ जहाँ पे कांग्रेस कमज़ोर है, जहाँ जहाँ पे कांग्रेस है, या फिर जहाँ जहाँ पे कोई और विपक्षी दल नहीं है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आ रही है, और वो भाजपा के लिए दूसरी विपक्ष बनती जा रही है। लेकिन इस प्रकार पूरे देश में 3 ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां होंगी जो आपस में सत्ता के लिए लड़ेंगी, ये अच्छी बात है। अब जहाँ पे मोनोपोली एग्जाम बोल दिए हम, मोनोपोली इलेक्शन सिस्टम है, वहाँ पर आप किसी को इस कारण तो नहीं रोक सकते ना कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में कांग्रेस को मजबूत होना होगा, कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करना होगा। वो गुजरात जहाँ पे आम आदमी पार्टी कभी थी ही नहीं, अचानक इतनी परसेंट वोट और सीट पाकर आती है। समाजवादी पार्टी जो इतने सालों की पार्टी है, वो भी 1 सीट पाती है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व मनवाया है, जो भाजपा के लिए भी सोचने वाली बात है। लेकिन भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस के लिए बड़ी बात है। पहले दिल्ली, फिर पंजाब, और आज फिर गुजरात में। हिमाचल प्रदेश में ठीक है वो कमज़ोर है, पर हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार सत्ता में वापसी निकलने से भाजपा रुकी है, और 3 जगह में से 2 जगह हारी है 2024 के इलेक्शन में, भी भाजपा के लिए भी सोचने वाली बात होगी। लेकिन आप जानना चाहेंगे, हार्दिक पटेल ये चुनाव आज इस बार जीते हैं, पहली बार चुनाव में आए हार्दिक पटेल भी चुनाव जीत गए हैं। अब ये देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो अंतर्कलह भाजपा में थी, और अंतर्कलह की वजह से भाजपा हारी, अब उन अंतःकलह वाले नेताओं के साथ भाजपा क्या करती है क्या नहीं, और आगे कि चुनाव का विश्लेषण हम अवश्य बताएंगे। लेकिन आपको ये हम बता सकते हैं, बता दिए कि 10 तारीख को शायद गुजरात का जो चुनाव हो, गुजरात में जो भाजपा ने दिखाया, गुजरात को जो किला बनाया है, दिल्ली को किला बनाया है केजरीवाल ने, वैसा 2-4 किला कांग्रेस को भी बनाना होगा। इस प्रकार लड़ना होगा ताकि दोनों दलों में जब लड़ाई हो तो बहुत बड़ी बात हो। धन्यवाद। चुनावी विश्लेषण के बाद आपका दूसरा बात है उपचुनाव पे। उपचुनाव में जिस प्रकार यहाँ पे बिहार में जेडीयू, उसके बाद यूपी में मैनपुरी में सपा की जीत, और हर जगह विपक्ष की जीत ने भी भाजपा को थोड़ा बहुत चिंतित किया होगा। लेकिन ये चिंता बहुत बड़ी चिंता नहीं, क्योंकि उपचुनाव बाई इलेक्शन जो होते हैं वो लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश में एक चीज़ तो था दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की जनता ने मोदी का स्वागत किया, और मोदी का ही बल पर इतनी सीट और इतनी लड़ाई होने में कामयाब रही। वैसे में क्या भाजपा वहाँ जोड़ तोड़ की राजनीति ना करे तो अच्छा होगा, और कांग्रेस अपनी सरकार 40 सीटें हैं, 39 सीटें बना ले जाए तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए और हम देश के लोकतंत्र के लिए। लेकिन अब देखना ये बड़ी बात होगी कि जो आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय दल बन चुकी है, वो अगले चुनाव में किस प्रकार कांग्रेस को डैमेज करती है। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस से पहले आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी शक्ति बन जाए कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आने के लिए सोचने लगे। बहुत धन्यवाद। चुनावी विश्लेषण के बाद अब आते हैं भारतीय टीम के विश्लेषण पर। बांग्लादेश से लगातार 2 मैच हार चुके भारतीय टीम तीसरा मैच कल खेलेगी। अब क्या भारतीय टीम वहां पर अच्छे से प्रदर्शन करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बांग्लादेश से आज से पहले 2015 में सीरीज गंवाए थे, और वो उस समय जो देश के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। अब जो देश के कप्तान हैं
वो रोहित शर्मा है। लेकिन हमें एक बात तो समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, जब से रोहित शर्मा कप्तान बने हुए हैं तब से विराट कोहली के जितने भी फैन हो देश की हार की दुआ क्यों कर रहे हैं। ये देश है दोस्तों, हम देख रहे हैं बहुत सारे मेरे भी मित्र हैं जो विराट के फ़ैन हैं, वो इतना ही चाह रहे हैं कि हर हाल में भारत हारे और ताकि वो रोहित शर्मा का विरोध कर सकें। पर रोहित शर्मा के विरोध करने के लिए आपको देश का विरोध करना पड़े, ऐसी बातें तो मत करिए। देखिए, कांग्रेस का ख़त्म होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो मोदी विरोध में देश का विरोध करने लगी थी। और अब विराट कोहली का भी ऐसा न हो कि विराट कोहली को लोग बाद भविष्य में नफरत की नज़र से देखें उनके फ़ैन की वजह से, क्योंकि उनके फ़ैन जो हैं इस बात की दुआ करते हैं कि भारतीय टीम हारे। जब भारत हारता है तो वो खुशी मनाते हैं, उनकी नज़र में खुशी होता है। ये गलत बात है दोस्तों। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है क्रिकेट में। लेकिन देखिए दोस्तों, क्रिकेट में भारत में कुछ सुधार की ज़रूरत है। जहाँ रोहित शर्मा ने पिछले मैच में किस प्रकार लड़ाई लड़ी थी, एक अंगूठा फ्रैक्चर होने के बावजूद भी जो अंतिम समय तक लड़े और भले जीत न दिला सके पर उन्होंने दिल जरूर जीत लिया था। उस बात को भी जिस प्रकार प्रदर्शन किया दिखाया गया, बहुत ख़राब लगा दोस्तों। अब आगे देखना होगा दोस्तों कि आगे भारत की टीम किस प्रकार बदलाव करती है और क्या करती है, क्योंकि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और हमें टेस्ट सीरीज़ को जीतना होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज में हम दिक्कत करते हैं दोस्तों ना तो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में हमें टेस्ट में जीतना होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे
कृष्ण हरे राम गुना भी नहीं दिख रहा हेलो हाँ देखो आगे देख ले लोगो तो वे हैं वो है रकून मकना कहे बहु ने सोने मजा होता कैसे खड़ा रकून नहीं है सियार है तेरा तो कुछ नहीं एगो हाउ तो बुझाता हो हाउ एगो होने वाला बात तुम तो बुझाता कि बना हो और या काहे यहाँ से यहाँ तक ना घूमने तुमको कब तो भी यहाँ से खींचा गया यो साल आई जगह पर चला हुआ चलाओ सुन उड़ के गांव में कौन को वजह से दूधू को बड़ा सके ओकरा ला बोलते हो वो दबा वाइट होगा चलो बाबा ओकरा बोले ना वो वाइट वाला बनना ना वाइट भाई दे तो लगे हेलो रोको रोको हां देखो आगे देख ले लोगो तो वे
केस हो ना भैया ठीक है। काट लो तो काटता है नहीं। ओ मोनिया बड़ा सा बहुत पोस्ट दले बना मोर को फोटो खिंचवाओ तरह ये पोस्ट दे तरह से फोटो खिंचवाओ चल कहियो जी यही हाँ वो तो गोल्डन पीजेट, सिल्वर पीजेट, राष्ट्रीय पक्षी मोर। ओह लोग वाले भाव यही खत्म कर देंगे। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुछ पानी में रहा तो लोग पानी नहीं कौन सा बन लेगा प्रयास दूसरा किया होता रहा सेकंड खाली सीता जी के हमरा अभी ना मुझे दिखाए खती मंगल रहली कि काहे खती मंगल रहली वो बात ना देखो औरत के परपंच तू ना जमीन ये खाली उनका इच्छा रहे सोना के हिरन चाहिए जब सोना के लंका में गईली तो कहली कि ना हमरा परशुराम चाहिए औरत के परपंच चीतल ऐसा एगो फोटो खिंचावे तैयार बैठे ओकरा खिंचा देखो तैयार आवे साला भीतरिया घुसे के मिनट नु पकड़ के फोटो खिंचाई चलिए तो पता चल कि हम लकड़ी काहे के सजावल हो वो में लुका के रहल हम जगह हां चलो
खाता है। यार लकड़ी सजावल बा। विशेषता हो जी इनके लकड़ी पसंद होई दरियाई घोड़ा सारा अकेले बैठल बा जेबरा जल्दी देखो भाग जाएगा पिछली बार 2-3 गो रहला सा। देख लेता हूं जो पैसा मछलियों कम हो गई बड़ी कौन है रेनबो शार्क शार्क मछली गई। हाँ बढ़िया बढ़िया के मछली। ब्लैक टाइगर शार्क इनका बच्चा हुई है ना बड़ा मछली बड़ी। अब एंजल मछली है एंजल मछली है बिया कहाँ? वो तो सटल भी है कोनो में नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता, वहीं नरेंद्र मोदी दिल्ली में केजरीवाल को नहीं हरा पाते हैं। दिल्ली में केजरीवाल अजय होते जा रहे हैं, होते क्या जा रहे हैं, हो गए हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने पंपर किया, देखिए जहाँ जहाँ पे कांग्रेस कमज़ोर है, जहाँ जहाँ पे कांग्रेस है या फिर जहाँ जहाँ पे कोई और विपक्षी दल नहीं है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आ रही है और वो भाजपा के लिए दूसरी विपक्ष बनती जा रही है। लेकिन इस प्रकार पूरे देश में 3 ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां होंगी जो आपस में सत्ता के लिए लड़ेंगी, ये अच्छी बात है। अब जहाँ पे मोनोपोली एग्जाम बोल दिए हम, मोनोपोली इलेक्शन सिस्टम है, वहाँ पर आप किसी को इस कारण तो नहीं रोक सकते ना कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में कांग्रेस को मजबूत होना होगा, कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करना होगा। वो गुजरात जहाँ पे आम आदमी पार्टी कभी थी ही नहीं, अचानक इतनी % वोट और सीट पाकर आती है। समाजवादी पार्टी जो इतने सालों की पार्टी है वो भी 1 सीट पाती है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व मनवाया है, जो भाजपा के लिए भी सोचने वाली बात है। लेकिन भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस के लिए बड़ी बात है। पहले दिल्ली, फिर पंजाब और आज फिर गुजरात में। हिमाचल प्रदेश में ठीक है वो कमज़ोर है, पर हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार सत्ता में वापसी करने से भाजपा रुकी है, ये
और 3 जगह में से 2 जगह हारी है 2024 के इलेक्शन में, फिर भाजपा के लिए भी सोचने वाली बात होगी। लेकिन आप जानना चाहेंगे, हार्दिक पटेल ये चुनाव आज इस बार जीते हैं, पहली बार चुनाव में आए हार्दिक पटेल भी चुनाव जीत गए हैं। अब ये देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो अंतरकलह भाजपा में थी और अंतरकलह की वजह से भाजपा हारी, अब उन अंतरकलह वाले नेताओं के साथ भाजपा क्या करती है क्या नहीं, और आगे कि चुनाव का विश्लेषण हम अवश्य बताएंगे। लेकिन आपको ये हम बता सकते हैं, बता दिए कि 10 तारीख को शायद गुजरात का जो चुनाव हो, गुजरात में जो भाजपा ने दिखाया, गुजरात को जो किला बनाया है, दिल्ली को किला बनाया है केजरीवाल ने, वैसा 2-4 किला कांग्रेस को भी बनाना होगा। इस प्रकार लड़ना होगा ताकि दोनों दलों में जब लड़ाई हो तो बहुत बड़ी बात हो। धन्यवाद।